सारद शेष महेश विधि कहा जाता है कि अगर लोगों पर गहरा प्रभाव डालने वाला अगर कोई भाषा है तो वह भाषा है हिंदी। विश्व की सबसे अधिक बोले जाने वाले सभी भाषाओं में वह एक भाषा है हिंदी। पर एक खास और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि संसार का सभी भाषाओं का ज्ञान अगर कोई रखता है तो वो है भगवान। हम सब उनकी प्रार्थना हिंदी में करें या संस्कृत में, अंग्रेजी में करें या फिर उर्दू में, भगवान सभी भाषाओं को समझते हैं और सबका सुनते हैं। हिंदी भाषा को सबसे ज्यादा प्रभावी बनाने और लोगों तक पहुंचाने में अगर किसी का योगदान रहा है तो वो है हिंदी लेखक, कथाकार और कवि। उन्हीं कवियों में से एक नाम आता है राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की। इनका जितना सम्मान किया जाए कम है। इन्होंने आम इंसान से राष्ट्र कवि बनने तक का सफर कैसे तय किया और इनके जीवन से हम क्या प्रेरणा ले पाएंगे, आइए जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले इन्हीं की कविताओं को पढ़कर आगे बढ़ते हैं। रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ, जाने दे उनको स्वर्ग धीर। रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ, जाने दे उनको स्वर्ग धीर। फिरा दे हमें गांडीव गदा, लौटा दे अर्जुन भीमवीर। फिरा दे हमें गांडीव गदा, लौटा दे अर्जुन भीमवीर। इस कविता को मैंने एक वीडियो के जरिए पहले सुना चुका हूं, पर उसमें बोलने में हमसे कुछ गलती हो गई थी। स्वर्ग धीर को स्वर्ण धीर बोल दिया था, जिसे लेकर लोगों ने कमेंट में लिखकर अपनी नाराजगी जताई थी, जिसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। इसलिए मैं इस बार सुधार करने का प्रयास किया हूं, और उस वीडियो को आप लोगों ने प्यार भी दिया है। उस वीडियो को 1 लाख बार देखा जा चुका है और उसी वीडियो को देखकर 1200 लोगों ने कोच एके मंगलम चैनल को सब्सक्राइब भी किए हैं। सो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। रामधारी सिंह दिनकर की पहली रचना रेणुका है, जो 30 के दशक में प्रकाशित हुई थी। इसके कुछ साल बाद जब उनकी रचना हुंकार प्रकाशित हुई तो देश के युवा उनकी लेखनी से काफी प्रभावित हुए। दिनकर जी को उनकी रचना संस्कृति के 4 अध्याय के लिए 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। आइए रामधारी सिंह दिनकर के जीवन से कुछ नए तरीके से परिचय कराते हैं। रामधारी सिंह दिनकर अपनी काव्य रचनाओं के माध्यम से राष्ट्रीय भाव को जनमानस की चेतना में नई स्फूर्ति प्रदान करने वाले कवि के रूप में जाने जाते हैं। उन्हें हिंदी साहित्य के कालखंड में छायावादोत्तर काल का प्रमुख कवि माना जाता है। इसके साथ ही उन्हें प्रगतिवादी कवियों में भी उच्च स्थान प्राप्त है। रामधारी सिंह दिनकर ने हिंदी साहित्य में गद्य और पद्य दोनों ही धाराओं में अपनी रचनाएं लिखी हैं। वह एक कवि, पत्रकार, निबंधकार होने के साथ साथ स्वतंत्रता सेनानी भी थे। क्या आप जानते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी को क्रांतिकारी कवि के रूप में भी ख्याति मिली है। उन्होंने रश्मि रथी, कुरुक्षेत्र और उर्वशी जैसे रचनाओं में अपनी जिस काव्यात्मक प्रतिभा का परिचय दिया वह हिंदी साहित्य जगत में अविस्मरणीय रहेगा। छायावादोत्तर काल के प्रमुख कवियों में एक रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया ग्राम में एक किसान परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम रवि सिंह और माता का नाम मनरूप देवी था। रामधारी सिंह दिनकर जी की प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में ही सीमित साधनों के बीच हुई थी। इसके बाद वह उच्च शिक्षा के लिए पटना चले गए और पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने वर्ष 1932 में बीए में स्नातक की डिग्री हासिल की। इसके पश्चात उन्होंने अपनी आजीविका चलाने के लिए माध्यमिक विद्यालय में अध्यापक के रूप में कार्य किया। फिर उन्होंने कुछ समय तक बिहार सरकार में सब रजिस्ट्रार की नौकरी की। यह वो समय था जब भारत में स्वतंत्रता आंदोलन अपने चरम पर था। रामधारी सिंह दिनकर भी अंग्रेजी के खिलाफ अपनी काव्य रचनाओं के माध्यम से जन भावना में देश के प्रति नई चेतना को जगाने का कार्य कर रहे थे। उन्हें हिंदी भाषा को साथ साथ संस्कृत, उर्दू, बांग्ला और अंग्रेजी का भी अच्छा ज्ञान था। वर्ष 1947 में भारत की स्वतंत्रता के पश्चात रामधारी सिंह दिनकर ने मुजफ्फरपुर के एक कॉलेज में
हिंदी के विभागाध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। इसके बाद वर्ष 1952 में उन्हें राज्यसभा सदस्य के रूप में चुन लिया गया था, जहां उन्होंने 3 कार्यकालों तक अपना अहम योगदान किया। फिर उन्हें भागलपुर विश्वविद्यालय में कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया था और इसके 1 वर्ष बाद ही भारत सरकार ने उन्हें अपना मुख्य हिंदी सलाहकार बना दिया। यहाँ उन्होंने 1965 से 1971 तक कार्य किया। वहीं 24 अप्रैल 1974 को हिंदी साहित्य की इस महान कवि का चेन्नई तमिलनाडु में इनका निधन हो गया। रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय के साथ ही आइए अब जानते हैं उनके साहित्यिक जीवन के बारे में। आपको बता दें कि रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी काव्य रचनाओं की शुरुआत हाई स्कूल से ही शुरू कर दी थी। सबसे पहले उन्होंने सुप्रसिद्ध साहित्यकार राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा प्रकाशित युवक पत्र में अमिताभ नाम से अपनी रचनाएं भेजनी शुरू की थी। इसके बाद वर्ष 1928 में उनका बारदोली विजय संदेश उनका पहला काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर ने काव्य के साथ साथ अन्य गद्य साहित्य में भी लेखन का कार्य किया। आपको बता दें कि रामधारी सिंह दिनकर की काव्य प्रतिभा ने उन्हें हिंदी साहित्य जगत में अपार प्रसिद्धि प्रदान की। उन्होंने राष्ट्र प्रेम, सौंदर्य और लोक कल्याण को अपने काव्य का विषय बनाया, लेकिन उनकी राष्ट्रीय भाव पर आधारित कविताओं ने भारतीय जनमानस को सबसे अधिक प्रभावित किया। रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय की जानकारी के साथ ही उन्हें मिले साहित्यिक सम्मान के बारे में अगर हम बात करें तो वर्ष 1946 में प्रकाशित कुरुक्षेत्र रचना के लिए उन्हें काशी नगरी प्रचारिणी सभा, उत्तर प्रदेश और भारत सरकार के सम्मान मिला था। वर्ष 1946 में प्रकाशित कुरुक्षेत्र रचना के लिए उन्हें काशी नगरी प्रचारिणी सभा, उत्तर प्रदेश और भारत सरकार से सम्मान मिला था। इसके बाद उन्होंने वर्ष 1959 में संस्कृति के 4 अध्याय रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उन्हें वर्ष 1959 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया था। वर्ष 1961 में रामधारी सिंह दिनकर उनकी प्रसिद्धि काव्य रचना उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। बिहार के राज्यपाल जाकिर हुसैन, जो बाद में भारत सरकार के तीसरे राष्ट्रपति भी बने थे, उन्होंने रामधारी सिंह दिनकर जी को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से भी सम्मानित किया था। बता दें कि वर्ष 1999 में भारत सरकार ने उनकी स्मृति में डाक टिकट भी जारी किया था। आइए हम जानते हैं उनके शिक्षा के बारे में। संस्कृत के एक पंडित के पास अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करते हुए दिनकर जी ने गांव के प्राथमिक विद्यालय से प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की एवं निकटवर्ती बोरो नामक ग्राम में राष्ट्रीय मिडिल स्कूल, जो सरकारी शिक्षा व्यवस्था के विरोध में खोला गया था, उसमें प्रवेश प्राप्त किया। यहीं से इनके मनोमस्तिष्क में राष्ट्रीयता की भावना का विकास होने लगा था। हाई स्कूल की शिक्षा इन्होंने मोकामा घाट हाई स्कूल से प्राप्त की। इसी बीच इनका विवाह भी हो चुका था तथा ये एक पुत्र के पिता भी बन चुके थे। 1928 में मैट्रिक के बाद दिनकर ने पटना विश्वविद्यालय से 1932 में इतिहास में बीए ऑनर्स किया। दिनकर जी आत्म परीक्षण भी करते थे। दिनकर ने अपने कृतित्व के विषय में एकाधिक स्थानों पर विचार किया है। संभवतः हिंदी का कोई कवि अपने ही कवि कर्म के विषय में दिनकर से अधिक चिंतन व आलोचना न करता होगा। वह दिनकर की आत्मवृत्ति का नहीं, अपने कवि कर्म के प्रति उनके दायित्व के बोध का प्रमाण है कि वे समय समय पर इस प्रकार आत्म परीक्षण कर रहे थे। इसी कारण अधिकतर अपने बारे में जो कहते थे वह सही होता था। उनकी कविता प्रायः छायावाद की अपेक्षा द्विवेदी युगेन स्पष्टता, प्रसाद गुण के प्रति आस्था और मोह, अतीत के प्रति आदर, प्रदर्शन की प्रवृत्ति, अनेक बिंदुओं पर दिनकर की कविता द्विवेदी युगीन काव्यधारा का आधुनिक ओजस्वी प्रगतिशील संस्करण जान पड़ती है। उनका स्वर भले ही सर्वथा हुंकार न बन पाता हो,
गुंजन तो कभी भी नहीं बनता। दोस्तों, इनके जीवन की उन सभी तथ्यों से आप क्या ले पाएं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए अगर आप ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। यूट्यूब के अलावा आप मुझे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए। नेक्स्ट वीडियो कैसा चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।